हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। तो आज मैं आपके साथ कोलेजियम सिस्टम डिस्कस करने वाला हूं। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आप लोग ने देखा होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट डे में कोलेजियम सिस्टम किस तरह से डिफाइंड है और मतलब उसके फंक्शंस क्या हैं, बैकग्राउंड किस तरह से कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया और क्या वजह रही जिसके कारण ये आया, क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था कि नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए है क्या, आज के टाइम पे कोलेजियम सिस्टम जो है वो बेसिकली 5 मेंबर्स का एक ग्रुप है। उन 5 मेंबर्स में से कौन कौन है? एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे वो होंगे, बाकी 4 होंगे हमारे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है। कोलेजियम के फंक्शंस क्या होते हैं? तो देखिए बेसिकली कोलेजियम क्या करता है, वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को जो नाम होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल एज फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं वो कोलेजियम के ही रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होते हैं। जब कोलेजियम जिसको समझता है कि हाँ ये लोग सूटेड हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो वो नेम्स जो है कोलेजियम वो रिकमेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट को और फिर वो प्रेसिडेंट हमारे जो है वो अपॉइंट करते हैं उन लोगों को एज अ जज। और ये ट्रांसफर में भी काम आते हैं, कोलेजियम ही मतलब क्या कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि किन्हें किन्हें मतलब ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो अब देखिए बैकग्राउंड क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोलेजियम सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की बात आई तो यहां पे आया था हमारे सामने आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में बताया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या यह कहता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट आफ्टर कंसल्टेशन। तो ये कंसल्टेशन के बाद ही। ठीक है। अब देखिए है क्या, जब भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ। एक कंसल्टेशन वो करेंगे कि किन्हें किन्हें अपॉइंट करना चाहिए, बट ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा कि वो किन से कंसल्ट करें। उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई उन्हें जबरदस्ती नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ जजेस के सुप्रीम कोर्ट से करना है डिस्कस या इतने हाई कोर्ट के जजेस से डिस्कस करना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने मन पे प्रेसिडेंट जैसा समझते वो जिन भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ या हाई कोर्ट के जजेस के साथ डिस्कस कर सकते थे और उस आदमी को वो एज अ जज एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या थी कि अगर हम किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्हें अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होता था जिनसे भी वो जो भी अलग दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके साथ वो कंसल्ट कर सकते थे। ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे सामने पॉइंट है वो क्या है, हाई कोर्ट जजेस वर टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट एज वेल। ठीक है। तो अब देखिए अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो गई। आर्टिकल 124 में ये बात भी कही गई है कि हाई कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो उसके लिए तो जैसे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ जैसे डिस्कस करना चाहे वो कर ही सकते थे, साथ ही साथ जब हाई कोर्ट के जज की बात आएगी तो उन्हें जो स्टेट का गवर्नर होगा उसके साथ भी कंसल्टेशन करना होगा। ठीक है। ओके। अब देखिए ये जो प्रोसेस थी पूरी जो कि आर्टिकल 124 में बताई गई है कि किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, कैसे हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी सब बढ़िया चली क्या कहते हैं पहले 2 दशक तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो 1970s तक सारी प्रोसेस सब कुछ ठीक ठाक चली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हुआ क्या कि 1973 में A.N. Ray was appointed as the Chief Justice of India, superseding 3 other Supreme Court judges senior to him. तो 1973 में क्या किया गया कि जो A.N. Ray थे वो क्या कहते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, जबकि वो अगर नंबरिंग किया जाए तो वो चौथे नंबर पे थे एज अ सीनियर मोस्ट जज। उनके ऊपर 3 और सीनियर जजेस थे बट उन्हें नहीं बनाया गया और A.N. Ray जी को बना दिया गया था हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1973 में। और ऐसा फिर से रिपीट हुआ 1977 में कि जब अनदर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड हु सुपरसीडेड हिज सीनियर्स। तो मतलब जो 1977 में भी एक जो चीफ जस्टिस हमारे बने थे उनके ऊपर सीनियर्स थे जिन्हें चीफ जस्टिस के लिए अपॉइंट किया जा सकता था मगर उन्हें नहीं किया गया और जो दूसरे जस्टिस हमारे वो बन गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या कि एक कन्वेंशन चल रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसे बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये दोनों इंसिडेंट्स ने उस कन्वेंशन को कहीं ना कहीं ब्रेक किया। इसके कारण एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में एक क्लैश टाइप का हो गया
क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा रहा था जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी पे कि वो किस बेस पे किसे जज बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या देखिए, इसी के तहत हमारा आया फर्स्ट जजेस केस। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस और एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में ये आया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, इन दिस केस इट वाज स्टेटेड दैट कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। अब देखिए, जैसा आप जानते होंगे या मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जो कोई एक लाइन जैसे यहां पे अगर लिखी हुई है कंसल्टेशन, तो इसको डिफाइन कैसे करना है वो अटमोस्ट जो फाइनल अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो इसे किस तरह से डिफाइन करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन किया कि कंसल्टेशन कंकरेंस के बराबर नहीं है। कंकरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं हमारे अदर जजेस के साथ कि किसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, या चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करते थे कि किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए, तो वो जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस नहीं थी। कंकरेंस का मतलब वो जस्ट एक एडवाइस थी। ऐसा नहीं कि अगर वो डिस्कस करें तो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो बोलें तो वो उन्हें मानना ही हो। ठीक है, तो वो बस एक एडवाइस थी। तो कंकरेंस का मतलब वही चीज हुई। तो वही बताया कि कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। ये हुआ पहली पॉइंट। अब देखिए दूसरी पॉइंट क्या था कि अ हाई कोर्ट जज कैन बी ट्रांसफर्ड इवन अगेंस्ट हिज विल। दूसरी जो इस केस में जो बात आई वो ये आई कि एक हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है उस मतलब अगर उनकी विल नहीं है, अगर वो नहीं चाहते हैं तब भी उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, इसके तहत फिर हुआ हमारा सेकंड जजेस केस या स्कारा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। तो पहला फर्स्ट जजेस केस था हमारा 1982 का और दूसरा हुआ 1993 का हमारा सेकंड जजेस केस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही प्रीवियस वर्डिक्ट को ओवर रूल करते हुए दूसरी चीज बताई कि कंसल्टेशन का मतलब अब कंकरेंस ही होगा। मतलब फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होगा, मतलब कि कंसल्टेशन अगर की जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जजेस बोलेंगे उसी को अपॉइंट किया जाएगा। मगर अब से क्या होगा कि प्रेसिडेंट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस से अगर कंसल्टेशन करते हैं तो जो वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को उन्हें वो मानना पड़ेगा। तो वो चीज हमारे सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो ये चीज है। And now the consultation was not only with CJI, Chief Justice of India, but also with two other senior most judges of Supreme Court. अभी तक क्या चला आ रहा था कि जो हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस थी वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हो रही थी। ठीक है, मगर अब क्या था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ भी हुआ करेगी जो कंसल्टेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, अब यहीं से जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और टू अदर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस वाली जो बात है, यही एक तरह से कोलेजियम यहां से एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो दिस सीजीआई एंड टू मोस्ट सीनियर जजेस ग्रुप वाज कोलेजियम सिस्टम विच वाज स्टार्टेड थ्रू दिस जजमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में कब आया, तो आप कह सकते हैं कि सेकंड जजेस केस में से क्या कहते हैं कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। अब देखिए इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड जजेस केस जो कि 1998 में हुआ था। ठीक है, इन द ईयर 1998 द प्रेसिडेंट यूज्ड हिज पावर्स अंडर आर्टिकल 143 व्हिच स्टेट्स that the president can refer any matter to Supreme Court asking views of the Supreme Court on that matter, and here the matter was the appointment of judges. तो देखिए फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस, और सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन विल बी इक्वल टू कंकरेंस। तो जो प्रेसिडेंट थे हमारे उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक बार सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कर लें, क्योंकि वो अपने ही वर्डिक्ट को एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे सेकंड जजेस केस में। तो उन्होंने अपना पावर यूज किया आर्टिकल 143 के तहत, जो कि उन्हें ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास दे सकते हैं उनसे सजेशंस लेने के लिए। तो इसमें देखिए जो हमारे पास मैटर था वो प्रेसिडेंट ने दिया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके, उन्हें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे क्लैरिटी चाह रही थी, तो उन्होंने ये मैटर हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया। अब इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
अब यहाँ पे जो हमारे ये थे सुप्रीम कोर्ट था, उसने सीधा सीधा बोल दिया, एक्सप्लिसिटली बोल दिया, मेंशन कर दिया यहाँ पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी होंगे वो हमेशा एक सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज होंगे वो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया। उसके बाद क्या बोला, द आउटगोइंग और रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड नॉमिनेट द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द नॉमिनेटेड जज एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी रिटायर हो रहे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, वो अपने जाते जाते कोई दूसरे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को नॉमिनेट करके जाएंगे और प्रेसिडेंट को उन्हें अपॉइंट करना होगा एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज नाउ द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट। अब इसमें जो पहले हमारे पास था कोलेजियम सिस्टम में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, यहां पे उस नंबर को बढ़ा दिया गया। अब चीफ जस्टिस के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, 2 नहीं 2 से बढ़ के 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मतलब जो 2 थे पहले सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस के अलावा, वो अब 4 हो गए। ठीक है, अब देखिए है क्या, But in the appointment of High Court judge, the President shall consult Chief Justice of India and 2 senior most judges of Supreme Court. मगर अगर हाई कोर्ट जज की बात आएगी तो उसके केस में उनके केस में ये जो रहेंगे प्रेसिडेंट जो रहेंगे हमारे, वो हाई कोर्ट के केस में शैल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के केस में 4 क्या कहते हैं सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यहां हाई कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को वो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इफ अ हाई कोर्ट जज इज टू बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, द कंसल्टेशन वुड बी डन विद CJI, 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स कंसर्न। देखिए एक और यहां पे बात कही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी हाई कोर्ट जज को ट्रांसफर करना है तो कंसल्टेशन जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से होगा, 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज से होगा और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स कंसर्न। जैसे मान लीजिए अगर मद्रास हाई कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो इन दोनों लोगों से तो कंसल्ट करना ही है, साथ साथ जो चीफ जस्टिस होंगे मद्रास हाई कोर्ट के और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के होंगे उन दोनों से भी कंसल्ट करना होगा अब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, Thus the sole opinion of CJI does not constitute the consultation process। तो कंसल्टेशन प्रोसेस जो है हमारी वो केवल और केवल CJI पे अब डिपेंड नहीं करती थी, वो पूरे इस ग्रुप पे करती थी, कोलेजियम पे। और एक और बात है यहाँ पे ध्यान देने योग्य कि इवन इफ टू ऑफ द जजेस आर अगेंस्ट द ओपिनियन, द CJI वुड नॉट रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट। तो अगर 2 जजेस भी जो भी रिकमेंडेशन जा रहा है, अगर 2 जजेस भी उसके खिलाफ हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब देखिए होता क्या है, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम सिंस देयर इजंट अ फिक्स्ड टाइम लिमिट फॉर इट। इफ द कोलिजियम रीसेंड्स द सेम नेम अगेन देन द गवर्नमेंट हैज टू गिव इट्स असेंट टू द नेम्स। तो जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है पूरी ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं है। और एक और चीज कहिए कि अगर कोलिजियम जो है वो अगर फिर से वापस किसी एक नेम को भेजता है तो जो गवर्नमेंट रहेगी या प्रेसिडेंट रहेंगे उन्हें उसे अपॉइंट करना ही होगा। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट आती है एनजैक की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की। ठीक है, 99th अमेंडमेंट एक्ट है ये, इसको हमारे पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था 2014 में क्योंकि उन्होंने इसको एक तरह से इनैक्ट किया था एनजैक को टू रिप्लेस कोलेजियम सिस्टम को। उन्हें कहीं ना कहीं जो कोलेजियम सिस्टम थी उसकी पारदर्शिता को लेके, उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेके हमेशा वो क्वेश्चन उठाते आए हैं, तो उस चीज को लेते उन्होंने एनजैक को इनैक्ट किया था। अब देखिए है क्या, एनजैक किन किन लोगों से बनता था, तो एनजैक कॉन्स्टिट्यूट करता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन से। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एनजैक और इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? बिकॉज एनजैक वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनजैक जो है, क्योंकि यहाँ पे लॉ मिनिस्टर्स और 2 एमिनेंट पर्संस जो कि अपॉइंट किए जाएंगे ये भी इंक्लूड हो जा रहे हैं हमारे पास, तो ये केवल अब जुडिशरी का पार्ट नहीं, अब बाकी लोग भी इसमें आ जा रहे हैं जो कि हमारे ये बताएंगे कि कौन कौन लोग जज बनेंगे, जो कि बाहर के कहीं ना कहीं लॉ मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे लेजिस्लेचर के हो जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के, और 2 एमिनेंट पर्संस हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है,
तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वो चीजें हैं जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता है, जैसे सेक्युलर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो हमारा डेमोक्रेटिक और सोवरेन स्टेट है, तो इन सब पार्ट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो उसी में हमारा एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है जो कि फॉर्म करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, सो थैंक यू। ये था पूरा आपका कोलिजियम सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू गाइस।